हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हम लगातार आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ अपडेटेड वर्जन लेकर के आ रहे हैं जो कि नॉर्मल रूटीन से कुछ अलग होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी हिसाब से उसके सारे कंटेंट को निकाला जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है, क्योंकि आयोग की मिसलेनियस टेंडेंसी को हम लोग देख रहे हैं और इस बार भी आपको थोड़ा सा मिसलेनियस तरफ की पेपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए आपके लिए मैंने बहुत सारे मिसलेनियस पॉइंट्स निकाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में आपको मालूम है 1857 की क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रहेंगे, साथ ही भारत के गवर्नर जनरल्स को हम लोग देख लेंगे। 1774, बल्कि स्टिल मैं कहूं तो गवर्नर से देखना स्टार्ट करेंगे, 1757 से उठा करके देखेंगे 1947 तक लॉर्ड माउंटबेटन और आखिरी जो है सी राजगोपालाचारी जी। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल 1857 की क्रांति से। तो स्टार्ट करेंगे फिलहाल। तो क्या है हमारे पास आज का टॉपिक, तो 1857 का रेवोल्यूशन और साथ में फ्रॉम 1774 टू 1947 तक आपको दिखाई पड़ेंगे गवर्नर जनरल्स। तो किसी भी प्रकार का कोई समय वेस्ट ना करते हुए फटाफट टॉपिक्स के ऊपर आते हैं और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल मॉडर्न इंडिया। फिलहाल टॉपिक हमारे पास क्या है, फिलहाल टॉपिक जो हमारे पास है वो है 1857 की क्रांति। जी हां, 1857 की क्रांति कोई अनायास ही नहीं स्टार्ट हो गई थी। 1857 की क्रांति उन सभी छोटी बड़ी क्रांतियों का एक पूरा ओवरऑल निचोड़ थी जो कि 1757 के पश्चात ब्रिटिश शासन की स्थापना के दौरान देखे गए थे, जिसमें बहुत सारे जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, नागरिक विद्रोह इत्यादियों की एक श्रृंखला सी हमको देखने को मिली थी। उन्हीं का एक पूरा समुच्चय अगर आप देखेंगे तो वही आपको पूर्णतया समुच्चय आपको 1857 की क्रांति में प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई देगा। तो 1857 की क्रांति और ब्रिटिश नीतियां किस प्रकार से जिम्मेदार थीं। विद्रोह तो थे ही, ब्रिटिश नीतियां भी थीं। 1813 से 58 के बीच में ब्रिटेन का औद्योगिक चरण चल रहा था और औद्योगिक चरण की डिमांड कुछ और होती है। तो फिलहाल 1857 में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो मुझको पता होना चाहिए वो है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो लॉर्ड पामस्टन वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो लॉर्ड पामस्टन वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। इसके अलावा विद्रोह के समय आर्मी चीफ कौन था। विद्रोह के समय आर्मी चीफ जो है वो जॉर्ज एनिसन हुआ करते थे। जॉर्ज एनिसन हुआ करते थे। इसके पश्चात अगर हम देखें, जब विद्रोह प्रारंभ हो गया तो विद्रोह की जो परिधि थी वो इतनी अधिक विस्तृत थी कि नियुक्त होने वाले सेनापति जो हैं जॉर्ज एनिसन, इनकी तो डेथ भी हो गई थी, साथ में के पश्चात नियुक्त सेनापति कौन हो गए थे, कॉलिन कैम्पबेल। तो केवल एक ही नहीं थे बल्कि इनके साथ पैट्रिक ग्रांट को भी इसमें एज अ सेनापति के रूप में बनाया गया। और अगस्त में इसकी तीव्रता इतनी बढ़ी कि राणा जंग बहादुर जो नेपाल के राणा थे, इनको भी बनाया गया, क्या, दैट इज सेनापति के रूप में। इसके अलावा भारत के सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर हुआ करते थे इस समय भारत के सम्राट, इस सभी को मालूम है। इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको मालूम है कि लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो इस समय गवर्नर जनरल के पद पर स्थापित थे। तो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ द 1857 रिवोल्ट, दैट वाज द लॉर्ड पामस्टन। And who was the army chief commander at the time of revolt, that was George Anison. But after the revolt that began to happen, who was the senapati, that was the two persons that appointed at that time, that was Colin Campbell and second one is a Patrick Grant. And who was the, and later in August, Rana Jang Bahadur also appointed as the army commander of the
ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटेन, भारत का सम्राट कौन था? हु वॉज द सम्राट एट द टाइम ऑफ इंडिया? दैट वॉज बहादुर शाह जफर। दैट वॉज हु रूल्ड फ्रॉम द दिल्ली रेड फोर्ट एरिया। लॉर्ड कैनिंग, दैट वॉज द गवर्नर जनरल। इसके बाद देखेंगे यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अभी खासकर 1857 के ऊपर अखबारों में भी कुछ आया था, तो वहां से भी मैंने इनको निकाला हुआ है, तो प्लीज देख लीजिए। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान की बुक है एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। इसके अलावा भी इनकी एक बुक है 58 को लेके, असबाब ए बगावते हिंद, असबाब ए बगावते हिंद भी इनकी बुक है जो 57 के ऊपर है, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। इसके अलावा टी.आर. होम्स का कुछ कहना था कि यह सभ्यता और बर्बरता के मध्य युद्ध था। सभ्यता बोले तो ब्रिटेन और बर्बरता बोले तो इंडियंस, तो सभ्यता और बर्बरता के मध्य युद्ध था। यह इंपॉर्टेंट होता है। बेंजामिन डिज़रेली जो उस समय ब्रिटेन में विपक्षी पार्टी के ही नेता थे, तो बेंजामिन डिज़रेली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। इस चीज को याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट रहता है। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? डिज़रेली ने। अशोक मेहता ने की एक बुक आती है द ग्रेट रिबेलियन। कौन सी बुक है? द ग्रेट रिबेलियन। इसी प्रकार एस.एन. सेन, ये बेसिकली भारत सरकार की रिक्वेस्ट पर इन्होंने बकायदा इस बुक को लिखा हुआ है। तो 1857 इनकी बुक का नाम ही है 1857। आपको मैं थोड़ा सा पीछे की परिधि बताना चाहूंगा। आपको भी मालूम है कि 1856 से पहले लॉर्ड डलहौजी का जो समय चल रहा था, उसी दौरान व्यपगत की नीति को भी चालू किया गया था, और व्यपगत की नीति के तहत सतारा, बघात, संभलपुर, झांसी, नागपुर, इन सभी को उसने मर्ज कर लिया था भारतीय अपनी टेरिटरी में, ब्रिटिश भारत के टेरिटरी में। लेकिन जो 1856 का जो अवध का विलय किया गया था, वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि अवध का जो विलय किया गया था, अवध उस समय सबसे बड़ी रिक्रूटिंग एजेंसी था। किसकी? ब्रिटिश एम्पायर की। तो अवध का वो विलय किया गया था, वो बेसिकली मिस गवर्नेंस के आधार पर किया गया था, ना कि व्यपगत की रणनीति के तहत। अच्छा, अवध का विलय जो किया गया था मिस गवर्नेंस के आधार पर, रिपोर्ट किसकी थी? आउट्रम की रिपोर्ट थी। प्लीज याद रखिएगा, अवध का जो एनेक्स किया गया वो आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर इसको मिलाया गया था। और जब शामिल कर लिया गया, तो उस समय पहला चीफ कमिश्नर कौन बना? दैट वाज हेनरी लॉरेंस। कौन बना? हेनरी लॉरेंस। इसके अलावा लेक्स लोकी अधिनियम भी है, जिसको धार्मिक अयोग्यता अधिनियम भी आप कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज प्रमोट कर रहे थे रिलीजियस कन्वर्जन को, तो ईसाई बनने वाला व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। लेक्स लोकी अधिनियम का कथन क्या था, तो इसको भी समझ लीजिए। 57 के पहले कुछ एक्ट भी हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए 57 हुआ तो आपको भी मालूम है कि पहले ब्राउन बेस नामक बंदूक चलती थी, लेकिन उसके बाद जब 1856 में इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। एक बनाया गया था दमदम, जो आपके बंगाल वाले इलाके में है, दूसरा था अंबाला, तीसरा था सियालकोट। यहीं से ही आपकी जो चिंगारी है वो उठना चालू हो जाएगी, यहीं से चिंगारी जो है उठना चालू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सेना ने पहली बार कोई विद्रोह किया हो, जी नहीं, ऐसा नहीं कि सेना ने कोई पहली बार विद्रोह किया हो, बल्कि 1806 में ही मद्रास में वेल्लोर का विद्रोह हो चुका था। तब मद्रास के गवर्नर के रूप में बेंटिक साहब हुआ करते थे, तो वेल्लोर का विद्रोह हो चुका था। माथे पर टीका और पगड़ी लगाने के क्रम में इस विद्रोह को संपादित किया गया था। 1824 में आपको मालूम है जब होने वाला था आंग्ल बर्मा युद्ध, उस समय भारतीयों को बर्मा युद्ध पे भेजा जाना था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया था। उस समय भी 47वीं रेजिमेंट ने इस प्रकार के विद्रोह को संपादित किया था। 1854 का डाकघर अधिनियम भी आया था, इसके लिए सैनिकों के लिए निशुल्क डाक सुविधा को यहां पर समाप्त कर दिया गया था। इसके लिए सेना भर्ती अधिनियम भी आया था कैनिंग के समय में, और कैनिंग ने
के समय में बोला गया था कि भारतीय सेना को विदेशों में भी युद्ध करने के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है, इसका भी विरोध प्रॉपरली हुआ था। 56 में फिर न्यू इनफील्ड राइफल को ही प्रमोट कर दिया गया और फाइनली गाय और सुअर की चर्बी के केस पर यह मुद्दा भड़क उठा था। तो लगातार ये विद्रोह जो थे आपके चल ही रहे थे। तो 57 का विद्रोह आखिर प्रारंभ कैसे हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी से ही विद्रोह की आशंकाएं लगातार बलवती हो ही रही थी कि 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने अपने जो उनके अधिकारी थे लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूरसन की गोली मार करके हत्या कर दी और इनको इसी उपलक्ष्य में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। आपको भी मालूम है गाय और सुअर की चर्बी वाले केस के दौरान ये चीजें हुई थी। अब ये तो बैरकपुर दमदम वाले इलाके में हम देख भी रहे थे, लेकिन इसी क्रम में अंबाला में भी इस समय एक विद्रोह जनरेट हुआ था, लेकिन वहां पर भी जो सेना की टुकड़ी थी उसको पूरी तरीके से इन्होंने क्या कर दिया था, मतलब भंग कर दिया था। अब इसके पश्चात 24 अप्रैल 1857 एक्चुअल में क्या है कि कोलकाता में इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा देखी जा रही थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने भी अपना तोपखाना जो था उसको उठा करके शिफ्ट कर दिया था। कहां पर? कलकत्ता के बजाय उसको शिफ्ट कर दिया गया था मेरठ में। तो मेरठ में इस समय इनका तोपखाना हुआ करता था और यहीं पर जो घुड़सवार सेना थी, कौन सी घुड़सवार सेना थी? कैवलरी रेजिमेंट जो थी इनकी, कैवलरी रेजिमेंट जो थी उसने बकायदा विद्रोह कर दिया था। 3rd नेटिव कैवलरी इन्फेंट्री थी, कैवलरी रेजिमेंट हुआ करती थी, 3rd नेटिव कैवलरी रेजिमेंट हुआ करती थी, जिसने विद्रोह कर दिया 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में। फिलहाल इस रेजिमेंट के ऊपर भी केस चला और 9 मई 1857 को रेजिमेंट को बर्खास्त किया गया, बहुतों को गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में लोगों ने विद्रोह कर दिया इस चीज को लेकर के और फाइनली मेरठ में जो विद्रोह हुआ 10 मई 1857 से जितने लोगों को कैद किया गया था उन सबको छुड़ाया गया और यहां से ये लोग गए किधर? मेरठ से दिल्ली की तरफ। बंगाल से पहले ही सेना आ रही थी और वो जगह जगह प्रचार करते हुए आ रही थी कि भाई अंग्रेज जो हैं वो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए मेरठ में जब ये इंसिडेंट हुआ तो मेरठ से फिर ये लोग गए कहां? दिल्ली की तरफ। दिल्ली में क्यों? क्योंकि विद्रोही जो भारत के मुगल सम्राट थे, दैट इज बहादुर शाह जफर, वो वहीं पर उस समय थे। अब जब ये मेरठ से दिल्ली पहुंचे 10 मई 1857 के पश्चात, तो दिल्ली में उस समय दिल्ली की सुरक्षा का जो जिम्मेदार था वो था लेफ्टिनेंट विलोबी। विलोबी दिल्ली शस्त्रागार का प्रमुख रक्षक हुआ करता था। इनकी लड़ाई होती है लेफ्टिनेंट विलोबी के साथ, जिसमें लेफ्टिनेंट विलोबी मारा जाता है और ये लोग पुनः कब्जा कर लेते हैं लाल किले के ऊपर। बहादुर शाह जफर जो कि एक 72 वर्ष का एक आयु का एक वृद्ध सम्राट था, जो कि अनिच्छुक था इसका नेतृत्व संभालने के लिए, लेकिन फिर भी अनिच्छुकता पूर्वक इस नेतृत्व को संभालता है। सर्वप्रथम बहादुर शाह को मुगल सम्राट घोषित किया जाता है, भारत का सम्राट घोषित किया जाता है और उनका जो बेटा था मिर्जा मुगल, उसको एज अ सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन बाद में मिर्जा मुगल साहब को हटाया जाएगा और बख्त खान जो है वो दिल्ली के सेनापति के रूप में हमको दिखाई पड़ेंगे। पहले मिर्जा मुगल रहेगा, उसके बाद बख्त खान आएगा। ठीक है, किसने कहां पर नेतृत्व किया है जरा देखिए। दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर रहेंगे और कैप्टन हडसन जो है वो बकायदा इनको गिरफ्तार करेंगे। आपको भी मालूम है कैप्टन हडसन जो है बहादुर शाह को गिरफ्तार करेंगे हुमायूं के मकबरे के पास। ठीक है ना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, मिर्जा गालिब ने इस युद्ध को देखा था। मिर्जा गालिब भी इस समय दिल्ली में ही हुआ करते थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल है, कानपुर में नाना साहेब है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हैं। ग्वालियर के युद्ध में इनकी मृत्यु होगी। जगदीशपुर कुंवर सिंह के बारे में आप जान ही रहे हैं कि कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा से हैं, जो बकायदा आजमगढ़ होते हुए, बलिया होते हुए, इवन फैजाबाद, लखनऊ तक आकर के अंग्रेजों को हराएंगे। अंग्रेजों से 3 युद्ध होंगे, तीनों में ये अंग्रेजों को हराएंगे।
ली ग्रांड के साथ इनका एक युद्ध होगा, सेकंड वाला युद्ध जो होगा ली ग्रांड के साथ होगा। यही ली ग्रांड को भी ये परास्त करेंगे बलिया के पास, और ली ग्रांड की सेना के द्वारा एक गोली चलाई जाएगी जो इनके बाहों में लग जाएगी और उसी में ही इनकी जो है जीत जाएंगे, लेकिन जो स्थिति है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी। ठीक है, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली इसको संभाल रहे थे, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला संभाल रहे थे, बरेली में खान बहादुर खान संभाल रहे थे, दिल्ली में बख्त खान थे। याद रखिएगा इस चीज को। दिल्ली में देख रहे हैं जॉन निकलसन की यहां पर मृत्यु हो जाएगी। लखनऊ में लॉरेंस मारा जाएगा, लखनऊ में जो है लॉरेंस मारा जाएगा। व्हीलर जिसने कानपुर का भी नेतृत्व किया था, व्हीलर, वो बेसिकली कानपुर में मारा जाएगा, कानपुर में मारा जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमें पता होना चाहिए। विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। कश्मीर के गुलाब सिंह ने इसमें किसी प्रकार का कोई भाग नहीं लिया था। हैदराबाद के सालार जंग ने भी इसमें कोई भाग नहीं लिया था। नेपाल के जंग बहादुर, ये तो सेनापति के रूप में भी हमको दिखाई पड़े थे। भोपाल की बेगम सिखों ने, दीपांकर राव जो कि सिंधिया के मंत्री थे, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षित वर्ग। थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, एक्चुअल में इन्होंने जो भाग नहीं लिया था, जिसमें सिंधिया के मंत्री भी हैं, सिख, भोपाल की बेगम, नेपाल के जंग बहादुर, तो यहीं से अंग्रेजों को देशी रियासतों के महत्व के बारे में प्रॉपर इंडिकेशन मिल गया था, और यहीं से अंग्रेजों की जो नीति है वो चेंज होना चालू हो जाएगी। 57 के युद्ध के पश्चात दिसंबर 58 तक आते आते पूरी तरीके से मामले को शांत कर दिया गया था, पूरी तरीके से मामले को शांत कर दिया गया था दिसंबर 58 तक आते आते। इन लोगों ने इसमें किसी प्रकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया था। तो ये कुछ बेसिक थी जो हमें जानकारी होनी चाहिए। वीडी सावरकर साहब ने इसको क्या बोला, ये भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। ताराचंद ने इसको कहा वॉर ऑफ नेशंस इंडिपेंडेंस, ये भी राष्ट्र की स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में वर्णित किया। लेकिन आरसी मजूमदार ने कहा ना ही ये प्रथम था, ना ही ये राष्ट्रीय था, और ना ही ये स्वतंत्रता युद्ध था। ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही यह स्वतंत्रता युद्ध था। यहां पर आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने कट करके आपके सामने लगाए हैं। यह एक सैनिक विद्रोह मात्र था, लॉरेंस और शीले का कहना था ये चीज। बर्बरता और सभ्यता, ये मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। अंग्रेजों के लिए मुस्लिम षड्यंत्र था, यहीं से अंग्रेजों का मुस्लिमों के प्रति दुराभाव हम देखने का प्रयास करेंगे। यह इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। विलियम डिजरेली का कथन, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम युद्ध था। वीडी सावरकर साहब ने भी कहा है, अशोक मेहता ने भी कहा है। वीडी सावरकर साहब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अशोक मेहता साहब के बारे में नहीं जानते हैं, जिनकी किताब है द ग्रेट रिबेलियन। भारतीय इतिहासकार हैं दैट इज अशोक मेहता, इन्होंने भी इसको भारत की स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला है। लॉर्ड कैनिंग का जरा स्टेटमेंट को पढ़िए। इन देशी नरेशों और सरदारों ने इस तूफान के आगे एक बांध के रूप में काम किया था, अन्यथा एक ही झोंके में सारे का सारा ब्रिटिश साम्राज्य उड़ गया होता। यहां सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है, किसने कहा, दैट इज ह्यूरोज। ह्यूरोज, तो ह्यूरोज के बारे में भी दिमाग में रखिए, ठीक है। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा आएंगे गवर्नर्स के ऊपर, ठीक है। उतना बहुत है 57 के ऊपर, कहां पर किसने लीड इट किया है थोड़ा सा अंदाजा रहना चाहिए, और कुछ मिसलेनियस पॉइंट जो मैं आपको दे रहा हूं उसको कम से कम मगअप कर लीजिएगा। बंगाल के गवर्नर के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहला नाम हमको दिखाई पड़ रहा है, दैट इज क्लाइव, जो कि 1757 से 60 तक भी रहा था, फिर 65 से 67 भी रहा था। मतलब 2 बार ये गवर्नर के रूप में अपॉइंट होता है बंगाल का। आपको पता है कि इसी के समय में क्लाइव जब हुआ था तभी आपको मालूम है बैटल ऑफ प्लासे भी हुआ था, बैटल ऑफ प्लासे भी हुआ था 1757 वाला। तो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध भी इसी के समय में हो रहा है। इलाहाबाद की संधि इसके समय में होगी, बक्सर का युद्ध नहीं होगा। बक्सर के युद्ध के समय अभी कोई दूसरा दिखाई पड़ेगा नाम, लेकिन इलाहाबाद की संधि तक ये आ जाएगा शाह आलम सेकंड के साथ जो होगी। तो इलाहाबाद की संधि जो है वो इसी के साथ होगी। इसी के पश्चात ये द्वैध शासन व्यवस्था को भी लागू करेगा, कहां पर, भारत में। 1765 से 72 तक ये
चलेगी व्यवस्था। इसी के समय में श्वेत विद्रोह होगा, यह इंपॉर्टेंट रहेगा, श्वेत विद्रोह, इसको जरूर याद रखिएगा। श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ है? तो लॉर्ड क्लाइव के समय में हुआ है। इसने बेसिकली जो अंग्रेज थे उनका जो निजी व्यापार था उसको रोकने का प्रयास किया था केवल, और कुछ की सैलरी बढ़ाई थी जो बंगाल बिहार के लिए अपॉइंटेड हुआ करते थे थोड़ा सा, तो उसी कारण जो इलाहाबाद के इधर सैनिक हुआ करते थे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन फील किया गया, उसी के कारण श्वेत विद्रोह जो है 1766 में इसके समय में हुआ था। तो ये कुछ लॉर्ड क्लाइव के बारे में थोड़ी सी चर्चा है। क्लाइव के बाद कौन आता है? देखिए, क्लाइव जब 1757 से 60 तक बैठा था ना, तो 60 में जब ये गया था तो इसके जस्ट बाद एक अस्थाई गवर्नर नियुक्त किया गया था जिसका नाम क्या था? हॉलवेल। ये क्या था? अस्थाई गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था जिसका नाम था क्या? हॉलवेल। ठीक है, इसी के द्वारा हमें ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में मालूम चलता है। सिराजुद्दौला के समय में आपको मालूम है कि एक ब्लैक होल की ट्रेजेडी हुई थी। ये वही ब्लैक होल की ट्रेजेडी में ये आदमी भी फंसा हुआ था, हॉलवेल, जो कि 57 से 60 के पश्चात 60 में क्लाइव के जस्ट बाद ये बनता है क्या? अस्थाई गवर्नर। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी, स्थायी गवर्नर कौन बनता है 1760 में? वेंसी टाट। कौन बनता है? वेंसी टाट। यही वेंसी टाट जो है मीर कासिम से समझौता करेगा और मीर कासिम को एज अ नया नवाब के रूप में अपॉइंट करेगा। इसी के समय में देखिए बक्सर की वॉर होगी 1764 में। इसी के समय में पानीपत का थर्ड वॉर भी होगा। इसी के समय में पानीपत का थर्ड वॉर भी संपादित किया जाएगा। इसके पश्चात 65 में बैठेगा। फिर आपको मालूम है 65 से 67 में कौन बैठेगा? लॉर्ड क्लाइव। इसीलिए यहां पर देखिए 67 से 69 लिखा हुआ है। तो 65 से 67 65 टू 67 कौन बैठेगा एज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल? दैट वाज लॉर्ड वेरेलिस्ट। ठीक है, लॉर्ड वेरेलिस्ट। इसी के समय में आपको पहला एंग्लो मैसूर वॉर भी देखने के लिए मिलेगा। इसी के समय में पहला आपको एंग्लो मैसूर वॉर भी देखने के लिए मिलेगा, जिसके समय में मद्रास की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त किया जाएगा। मद्रास की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त किया जाएगा। इसके पश्चात ली कर्टियर आएगा 1769 से 72 का हमें दिखाई पड़ेगा। इसके समय में बंगाल का अब तक का पहला मेजर अकाल दिखाई पड़ेगा, 1770 का अकाल पड़ेगा। इसी के बाद ही तीर्थ यात्रियों, सन्यासियों का विद्रोह भी स्टार्ट हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर हमको दिखाई पड़ेगा, जो 1772 से 74 तक दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का टैग दे दिया जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, क्लाइव आ गया, क्लाइव के बाद आपका हॉलवेल आएगा, हॉलवेल के बाद वेंसी टाट, वेंसी टाट के बाद पुनः क्लाइव, फिर वेरेलिस्ट, फिर कर्टियर, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। किसके समय में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है? तो बेसिकली किसके समय में हुआ है? वेरेलिस्ट के समय में हुआ है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद का नाम दिया जाएगा। इसी के समय में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी 1774 में। 1774 में इसी के समय में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी और एलिजा एम्पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में हमको दिखाई पड़ेंगे। प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के रूप में हमको दिखाई पड़ेंगे। इनके साथ लिमेस्टर, चैम्बर और हाइट, कौन? लिमेस्टर, चैम्बर और हाइट, 3 अन्य जज भी हमको दिखाई देंगे। माना जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग और एलिजा एम्पे के बीच में बहुत अच्छा दोस्ताना रिलेशंस हुआ करता था। इसी कारण एक केस होगा, खासकर नंद कुमार की फांसी का केस होगा। नंद कुमार ने एक आरोप लगाया था वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उसने बाकायदा मीर जाफर की विधवा जो थी, उसका जो बेटा हुआ करता था मुजीबुद्दौला, उसका संरक्षक बनने के लिए उससे रिश्वत ली थी। तो इस प्रकार का आरोप लगाएगा। तब फिर वॉरेन हेस्टिंग एलिजा एम्पे के साथ मिलकर के नंद कुमार को फंसाएगा और अंततः नंद कुमार को फांसी दिलाई जाएगी।
तो इसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर, और पहला गवर्नर बनेगा जिसके ऊपर महाभियोग का आरोप लगाया जाएगा। यद्यपि यह महाभियोग के आरोप से मुक्त किया जाएगा। कौन इसके ऊपर महाभियोग लगाएगा? तो एडमंड बर्क। तो अभी आएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इसी के समय में स्थापना होती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इसी के समय में स्थापना होगी। पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के समय में आएगा। पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के समय में आएगा। इसी के समय में ड्वेल सिस्टम को खत्म किया जाएगा। जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, उस द्वैध शासन प्रणाली को इसी के समय में खत्म किया जाएगा। लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो 1765 में इसको लागू किया गया था। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसको खत्म कर दिया जाएगा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की का जो पहला समाचार पत्र था 1780 वाला, वो इसी के समय में प्रकाशित किया गया था। बल्कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भी वॉरेन हेस्टिंग की नीतियों को लेकर के लगातार इसकी आलोचना की थी, और यह भी एक बड़ा आधार बन गया था वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग लगने वाला। इसी के समय में पहला आंग्ल मराठा युद्ध होगा। पहला आंग्ल मराठा युद्ध होगा। सूरत की संधि से यह स्टार्ट होगा, और इसके पश्चात जो है सर्वप्रथम सूरत की संधि होगी, उसके पश्चात पुरंदर की संधि होगी, उसके बाद बड़गांव की संधि होगी, उसके पश्चात सालबाई की संधि होगी, और सालबाई की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसी के समय में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होगा, और यह मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हो जाएगा। मंगलौर संधि के द्वारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। इसी के समय में आप देख सकते हैं इंपीचमेंट होगा, और इंपीचमेंट जो है इसका 1788 से लेकर के 1795 तक चलेगा। किसके द्वारा चलेगा? बर्क जो है इस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर है। इस बर्क के द्वारा इसके ऊपर यह आरोप लगाया जाएगा। इसके ऊपर यह आरोप लगाया जाएगा। 1772 में इसने पंचवर्षीय बंदोबस्त लाया था, और 1777 में ये एक वर्षीय बंदोबस्त लेकर के आएगा भू राजस्व का। अच्छा, 1772 में जो लाया था इसमें इसने जमींदारों को हटा दिया था। जमींदार नहीं शामिल थे। जो 1 ईयर वाले में लाएगा वहां पर जमींदार शामिल होंगे। वहां पर जमींदार शामिल होंगे। इसी के समय में भागवत गीता का चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा अनुवाद करवाया जाएगा। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा इसी के समय में भागवत गीता का अनुवाद कराया जाएगा। तो कुछ बेसिक पॉइंट हमें पता होने चाहिए वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। आई होप सो आपको पता चल गए होंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, फोर्ट विलियम, यहां पर मंगलौर की संधि, बर्क, न्यूज़पेपर 72, ठीक है ना, भागवत गीता। इसके बाद आ जाते हैं कॉर्नवालिस। इसके जस्ट बाद कौन आकर के बैठेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक जमींदार फैमिली का है, दैट इज कॉर्नवालिस। कुछ इंपॉर्टेंट चीज को पहले देखेंगे, फिर आगे प्रिंटेड फॉर्म में देख लेंगे। सर्वप्रथम इसी ने ही दास व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास किया था 1789 में। दास प्रथा खत्म होगी 1843 में जाकर के एलनबरो के समय में, लेकिन दास व्यापार पर रोक लगाने वाला कौन शासक था? दैट इज कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का जन्मदाता था। इस चीज को पहली चीज याद रखिएगा, सिविल सेवाओं का जन्मदाता था। सिविल सेवाओं का जन्मदाता था, और पहला जो सिविल सर्विसेज बना था सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो भले भारतीय थे, जो कि आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे। इसके पश्चात भी याद रखिएगा 1923 से लंदन और भारत दोनों में परीक्षाएं संचालित की जाती थी। 1923 से पहले जो भी परीक्षाएं होती थी वो सब लंदन में जाकर के संचालित की जाती थी। वो सब लंदन में जाकर के ही संचालित होती थी। इन्हीं के द्वारा कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया, और राजस्व व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को भी अलग करने का प्रयास किया गया। स्थायी बंदोबस्त इन्हीं के समय में लागू किया गया। इन्हीं के समय में सर्वप्रथम इसे 10 वर्षीय बंदोबस्त के रूप में 1790 में लागू किया गया था। समाधि इसकी कहां पर है? याद रखिएगा, गाजीपुर में इसकी समाधि है। यह भी याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त किसके दिमाग की उपज? अगर कॉर्नवालिस नहीं है वहां पर, तब आप किसका नाम लेकर के आएंगे? फिलिप फ्रांसिस का। तब आप किसके लेकर के आएंगे? फिलिप फ्रांसिस का। ठीक है, तो इसके नाम को भी याद रखिएगा, फिलिप फ्रांसिस के नाम को भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 93 में बिहार बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया।
तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर भी इसके समय में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। कौन सी संधि की गई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। सिविल सेवाओं का परिचय दिया। इसी के समय में 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जो आज आप बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय देखते हैं, वो बेसिकली यही संस्कृत महाविद्यालय है जिसकी स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में की जाएगी। देखिए याद रखिएगा, बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड हम लोग बात कर रहे हैं, तो पेपर ओरिएंटेशन से भी बात कीजिएगा ताकि आपके एक एक मिनट इस समय कीमती है। और मैं किसी भी प्रकार से आपसे कोई बातचीत ना करके सीधे यहीं पे फोकस कर रहा हूं ताकि आपका हमेशा फोकस बिल्कुल बना रहे और 1 घंटे में ही आप कोशिश करें पूरी रिवाइंड कर जाए, पूरा गवर्नर जनरल जो आपको पॉइंट नहीं मालूम है वो आप यहां पर देख लें। ठीक है, इसके बाद आता है जॉन शोर। इसके बाद आता है जॉन शोर। कौन? जमींदारों का बहुत बड़ा समर्थक है। जमींदारों का बहुत बड़ा समर्थक है। ठीक है, जमींदारों को एज अ भूस्वामी के रूप में मान्यता देता है। कौन? जॉन शोर। स्थायी बंदोबस्त के पीछे भी बहुत बड़ा दिमाग था किसका? जॉन शोर का, जो कि जमींदारों का बहुत बड़ा प्रोटेक्टर आदमी है। बस इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली को देखेंगे। सब्सिडरी अलायंस इसी के समय में लागू किया गया 1798 में। सबसे पहली सहायक संधि किसके द्वारा की गई थी? हैदराबाद के द्वारा। सबसे पहली सहायक संधि किसके द्वारा की गई? हैदराबाद के द्वारा। तदुपरांत मैसूर के द्वारा की गई थी। उसके पश्चात तंजौर के द्वारा, फिर अवध के द्वारा की गई थी। 1802 में आपको मालूम है बसीन की सहायक संधि मराठा के साथ भी की गई थी, पेशवा के साथ की गई थी। इसके पश्चात 1803 में देवगांव की संधि भोसले के साथ की गई थी, यह भी एक सहायक संधि थी। इसी के पश्चात 1830 में सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि की गई थी। सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव, कौन सी? सुरजी अर्जन गांव की संधि की गई थी। वो भी एक सहायक संधि के रूप में हमको दिखाई पड़ती है। इसी के समय में चौथा आंग्ल मैसूर वॉर हुआ और टीपू का काम समाप्त हो गया। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी इसी के समय में हमको दिखाई पड़ता है 3 से 5 के बीच में। इसके पश्चात फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण इसी ने करवाया था 1800 में। किस लिए? कि जो ब्रिटेन से आएंगे आपके अधिकारी, उनके प्रॉपर प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण करवाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज का भी निर्माण करवाया गया। ठीक है, अब आता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का हमारे सामने मेनली काम है 1807 से 13 के बीच में रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हो जाएगी कौन सी? दैट इज महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की ट्रीटी करेगा। इसी समय 1807 में ही रशिया और रूस के बीच में एक संधि हो जाएगी जिसे कहा जाएगा टिलसिट की संधि। और उस संधि के द्वारा वो एक प्लान करेंगे कि भारत पर वाया टर्की से होते हुए अटैक किया जाए। तो एज अ प्रोटेक्टर के रूप में पंजाब वाला रीजन जो है वहां पर रंजीत सिंह बैठे हुए, तो रंजीत सिंह के साथ एज अ फ्रेंडशिप ट्रीटी कर लेता है कौन? लॉर्ड मिंटो। लेकिन लॉर्ड मिंटो तो गवर्नर जनरल है। ट्रीटी पर साइन कौन करता है? चार्ल्स मेटकॉल्फ। चार्ल्स मेटकॉल्फ जो है ये साइन करेगा रंजीत सिंह के साथ, और सतलज जो है इनके बीच की एक बाउंड्री हो जाएगी। सतलज will create as a boundary between the British Empire and the Sikh Empire। ठीक है, और इस संधि लगभग 1839 तक, जब तक रंजीत सिंह जिंदा रहेंगे तब तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके पश्चात पंजाब एनेक्स किया जाएगा। इसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स 13 से लेकर के 1823 के बीच में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इसी के समय में होगा और पेशवा के पद को खत्म कर दिया जाएगा। पेशवा के पद को खत्म कर दिया जाएगा। पेशवा को निर्वासित कर दिया जाएगा कानपुर के बिठूर वाले रीजन पर। इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध होगा। कौन सा? आंग्ल नेपाल युद्ध होगा। और इस आंग्ल नेपाल युद्ध के पश्चात ट्रीटी ऑफ सुगौली की जाएगी 1816 में। और इसी के द्वारा
कुमायूं, ये जो उत्तराखंड वाला आप देख रहे हैं इलाका, कुमायूं वाला इलाका, ये सब छीन लिया जाएगा नेपाल से और एक बाउंड्री क्रिएट कर दी जाएगी जो आज भी बाउंड्री के रूप में हमको दिखाई देती है। आपको पता होना चाहिए कि नेपाल काला पानी और लिपुलेख दर्रे को लेकर के लगातार भारत को कहता रहता है। उसने अपना जो मैप भी दिखाया है उसमें लिपुलेख दर्रा और काला पानी वाला इलाका अपना दिखाया है, जिसको लेकर भारत ने अपना विरोध भी दर्ज करवाया हुआ है। तो लिपुलेख दर्रे को भी देख लीजिएगा, जहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, जो कि एक ट्राई जंक्शन पॉइंट पर स्थित है लिपुलेख दर्रा। इसी के समय में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में मुनरो के द्वारा लागू की जाएगी। मुनरो के द्वारा 1820 में यह व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसी के समय में महालवाड़ी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया जाएगा। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसे लागू किया जाएगा। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको लागू किया जाएगा। इसी के समय में 1817 में राजा राम मोहन रॉय डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता कॉलेज की स्थापना करेंगे। हिंदू कॉलेज की स्थापना करेंगे और इसी हिंदू कॉलेज का प्रोफेसर बनेगा कौन? दैट इज क्या नाम था उसका? पोएट हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है। इसी के समय में पिंडारी वॉर होगी और पिंडारियों का उन्मूलन किया जाएगा 1718 में। इसके पश्चात कौन आता है? दैट इज लॉर्ड एडम्स। ये आकर के सीधे प्रेस पर प्रतिबंध लगा देगा और इस प्रेस के प्रतिबंध के कारण ही इसको याद किया जाता है लॉर्ड एडम्स को। तो पुनः प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा लॉर्ड एडम्स। इससे पहले वेलेस्ली के समय में भी 1799 में सेंसरशिप एक्ट आ जाएगा और प्रेस के ऊपर प्रतिबंध को आरोपित किया जाएगा। इसके पश्चात लॉर्ड एमरस्ट आता है 1823 से 1828 के बीच में, जिसके समय में फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर होगी और इस बर्मा वॉर के द्वारा ट्रीटी ऑफ यंदाबू की जाएगी। ट्रीटी ऑफ यंदाबू की जाएगी 1826 में। यह सबसे इंपॉर्टेंट होगा 1826 में। बल्कि इसी के समय में आप देखेंगे तो असम अहोम वॉर, असम वाला जो अहोम विद्रोह है वो भी हमको यहीं से देखने का स्टार्ट होगा 1828 से। खासी विद्रोह हमको यहां से देखने के लिए मिल जाएगा, तीरथ सिंह के द्वारा किया जाएगा। अहोम विद्रोह जो है आपको मालूम है, फिर गोमधर कुंवर के द्वारा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है जो मुगल सम्राट अकबर सेकेंड। ये मुगल सम्राट अकबर सेकेंड वही है जिसने राजा राम मोहन राय को राजा का खिताब दिया था, से 1827 ईस्वी में बराबरी के स्तर पर मिला था। अभी तक मुगल ऊंचे हुआ करते थे, ये बिल्कुल बराबरी पर जाकर के मिला था अकबर सेकेंड से। इसके पश्चात लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल का टैग दिया जाएगा। इसी के समय में महालवाड़ी व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा और उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड के द्वारा इसको लागू किया जाएगा। इसी के समय में चार्टर एक्ट 1833 आएगा। इसी को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी के समय में कोल रिबेलियन भी होगी 1831 में सिद्धू और बुद्धू भगत के द्वारा। इसी के समय में इंग्लिश एजुकेशन आएगी जो 1835 में लागू की जाएगी। 1835 में लागू की जाएगी। ये याद रखिएगा, दिस वन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के समय में ठगी प्रथा को समाप्त किया जाएगा स्लीमैन की रिपोर्ट के आधार पर। स्लीमैन की रिपोर्ट के आधार पर इसी के समय में सती प्रथा जो है बंगाल में बैन की जाएगी 1829 के नियम 17 के द्वारा। और बाद में 1830 में इसको बढ़ाया जाएगा, कहां पर? बंबई में और इसके साथ ही मद्रास में। स्लीमैन की रिपोर्ट के आधार पर ठगी प्रथा का दमन कर देगा कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के समय में नियम 87 के द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत किया जाएगा। 1833 के अधिनियम के नियम 87 के द्वारा बोला जाएगा कि अंग्रेजों के रोजगार में किसी भी भारतीय के साथ रंग, धर्म, जाति, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के समय में अंग्रेजी 7 मार्च 1835 से प्रॉपरली लागू हो जाएगी।
इसी के समय में मैसूर को पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा और मैसूर के जस्ट ऊपर जो कुर्ग का इलाका है इसे भी ब्रिटिश भारत का ही अंग बना लिया जाएगा। अब इस मैसूर को जो छोड़ेगा वो कौन छोड़ेगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। इसके पश्चात जो आएगा चार्ल्स मेटकाल्फ आएगा और चार्ल्स मेटकाल्फ को भारत के प्रेस का मुक्तिदाता का खिताब दिया जाता है। भारत की ये प्रेस के मुक्तिदाता का खिताब दिया जाता है चार्ल्स मेटकाल्फ को। इसके पश्चात आता है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो कि 1836 से 1842 तक बैठेगा। इसी के समय में 1838 में ब्रिटिश सरकार शाह शुजा जो कि अफगानिस्तान का निर्वासित शासक है और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में जो अफगानिस्तान का इस समय शासक है दोस्त मोहम्मद खान, उसके खिलाफ त्रिपक्षीय संधि की जाएगी जिसमें शाह शुजा, सिख और साथ में अंग्रेज मिल करके अफगानिस्तान के ऊपर अब अटैक करेंगे और इसी को बोला जाएगा फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। इसी को बोला जाएगा फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। और इसी फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में अंग्रेजों की अच्छी खासी धुलाई की जाएगी और यह जो अफगान वॉर चालू होगा लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, लेकिन खत्म होगा लॉर्ड एलनबरो के समय में। लॉर्ड एलनबरो के समय में पूरी तरीके से यह खत्म हो जाएगा कौन सा? अफगानिस्तान का वॉर। अफगान वॉर जो है वो बेसिकली सिंध विजय का आधार बन गया था या सिंध विजय, सिंध की धरती पर लड़ा गया अफगान वॉर, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और अंततः सिंध का अंग्रेजों के द्वारा विलय कर लिया गया, क्षतिपूर्ति हो गई एक प्रकार से अफगानिस्तान की। तो सिंध का जो विलय कर लिया था वो किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है। इसके समय में फाइनली दास प्रथा का अंत कर दिया गया 1843 के अधिनियम 5 के द्वारा। दास प्रथा का फाइनली अंत किसके समय में हुआ? इसी के समय में 1843 के अधिनियम 5 के द्वारा। इसके पश्चात आया हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1546। प्रथम आंग्ल सिख वॉर होगी और लाहौर की संधि की जाएगी। इसके पश्चात भैरववाल की संधि की जाएगी। तो लाहौर की संधि की जाएगी, फिर भैरववाल की संधि की जाएगी और पंजाब के ऊपर हेनरी लॉरेंस जो है पहला प्रशासक या रेजिडेंट के रूप में हमको वहां पर दिखाई पड़ेगा। इसी के समय में नरबली प्रथा का दमन किया गया था। नरबली प्रथा का दमन किया गया था जो कि खोंड जनजातियों में प्रचलित थी। मारिया बली सिस्टम इसको कहा जाता था। क्या? मारिया बली सिस्टम कहा जाता था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? कैम्बल ने किया था। किसने किया था? कैम्बल ने किया था। किसने किया था? कैम्बल ने किया था। इसके पश्चात आएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो कि शिमला को समर कैपिटल बनाएगा। समर कैपिटल शिमला को बनाएगा। इसी के समय में दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होगा। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होगा और पेगू का इलाका जो है वो एनेक्स कर लिया जाएगा। पेगू का इलाका जो है वो एनेक्स कर लिया जाएगा। इसी के समय में पहली टेलीग्राफ लाइन चालू की जाएगी। कहां से? कलकत्ता टू डायमंड हार्बर। ठीक है ना? कलकत्ता टू डायमंड हार्बर तक पूरी लाइन स्टार्ट। कलकत्ता टू, आप आगरा लिख लो, आगरा। ठीक है ना? डायमंड हार्बर नहीं, आगरा लिख लो। ठीक है, देखो ना, आगरा। ठीक, आगरा। ठीक, हाँ ठीक है। इसी के समय में डाकघर अधिनियम स्टार्ट किया जाएगा और सैनिकों के लिए जो डाक भेजी जाती थी और वो फ्री नहीं रहेगी, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। इसी के समय में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाएगी। दूसरा एंग्लो सिख वॉर होगा और फाइनली पंजाब को एनेक्स कर लिया जाएगा। एंड फाइनली पंजाब को एनेक्स कर लिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। इसी के दौरान संथाल रिबेलियन होगा 1855-56 में। 57 से जस्ट पहले कौन सा
विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। इसी के समय में 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आएगा। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। इसी गवर्नर जनरल के ऊपर कार्यभार ज्यादा हो गया था, इसीलिए इसने एक नए पद का सृजन किया जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 58 के बीच में यह गवर्नर जनरल रहेगा। इसके पश्चात यह क्या बन जाएगा? भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय, क्योंकि 1857 के पश्चात 1858 का जो अधिनियम आएगा उसमें आपको पता है कि 1858 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के पदनाम को चेंज करके वायसराय कर दिया जाएगा और महारानी जो है वो डायरेक्टली टेक ओवर करेगी भारत के चार्ज को। इसी के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम फाइनली पास हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। इसी के समय में 57 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बंबई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी, जो 3 अंग्रेजों के आधार हैं, वहां पर स्थापित की जाएगी। इसी के समय में नील विद्रोह भी स्थापित होगा 1859-60 में, जिसके बारे में हरीश चंद्र मुखर्जी की पत्रिका जो हिंदू पैट्रियट है वो हमें दिखाई पड़ेगी, विश्वास बंधु दिखाई पड़ेंगे। इसी के समय में 1860 का इंडियन पीनल कोड भी पारित किया जाएगा, 1860 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी पारित किया जाएगा और सर्वप्रथम 3 भारतीय जो हैं इसमें अपॉइंट किए जाएंगे। इसी के समय में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम भी पास करके 1861 में आएगा। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी 1861 में इसी के समय में पास होगा और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो हमको पहले डायरेक्टर के रूप में दिखाई पड़ेंगे। इसी के समय में पोर्टफोलियो सिस्टम को लागू किया गया था, पोर्टफोलियो जिसने कैबिनेट सिस्टम का आधार रखा था। 1861 के अधिनियम से हम इस चीज को देखेंगे, पोर्टफोलियो प्रणाली हमको दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। इसके पश्चात लॉर्ड एल्गिन प्रथम आता है, लेकिन लॉर्ड एल्गिन प्रथम पंजाब में इसकी मृत्यु होती है, यह चीज बस याद रखिए, बाकी सच इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद लॉर्ड जॉन लॉरेंस आएगा। लॉरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति अपनाई और शेर अली खान जो है, मोहम्मद शेर अली खान जो है उससे बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन इसने बना करके रखे थे, हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। इसी के समय में 1865 में इंडिया और यूरोप के बीच में समुद्री टेलीग्राफ सर्विस स्टार्ट की गई थी। इंडिया और यूरोप के बीच में समुद्री टेलीग्राफ सर्विस को स्टार्ट किया गया था। इसी के समय में अकाल पड़ा था और अकाल के लिए सर्वप्रथम कैंपबेल आयोग की स्थापना की गई थी। कौन सा? कैंपबेल आयोग की स्थापना की गई थी। इसी के समय में भूटान से भी हमारा युद्ध हुआ था। जॉन लॉरेंस के समय में भूटान को भी पराजित किया गया था। तो ये 2 पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये वाला ऑलरेडी पूछा जा चुका है। लॉर्ड मायो, इसी के समय में सर्वप्रथम सेंसस को स्टार्ट करने का प्रयास किया गया था 1871 में और इसी के समय में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रथा स्टार्ट हुई थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रथा को भी स्टार्ट किया गया था। मोहम्मद शेर अफगान अली ने बकायदा पोर्ट ब्लेयर, काला पानी की सजा दी गई थी, पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी थी लॉर्ड मेयो की। इसी ने अजमेर में मेयो कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो मेयो कॉलेज की भी इसी के समय में स्थापना हुई थी और राजाओं के जो बच्चे हैं उनको वहां पर एडमिशन दिया जाता था। इसके पश्चात आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो 1872 से 76 तक हमको दिखाई पड़ेगा। इसी आदमी ने सर सैयद अहमद खान को, आपको पता है कि 1875 में मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जो आगे जाकर के 1920 में एएमयू के रूप में हमको दिखाई पड़ेगा। 10,000 का दान दिया था किसको? सर सैयद अहमद खान को। इसी के समय में कूका विद्रोह हमको देखने के लिए मिलेगा, जो कि राम सिंह के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा पंजाब वाले इलाके में।
इसके पश्चात आता है लॉर्ड लिटन, बहुत ही बुद्धिमान शासक है लेकिन बहुत ही अलोकप्रिय वॉइसरॉय है। ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है, निबंध भी लिखता है, कवि आदमी भी है। तो ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था 1876 से 78 के बीच में, और इसी के लिए, इसी अकाल से निपटने के लिए इसने स्ट्रेची कमीशन की स्थापना की थी, स्ट्रेची कमीशन की स्थापना की थी। लेकिन इस कमबख्त ने भारतीयों के लिए सिविल सेवा की एज को 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। इसीलिए बहुत अलोकप्रिय वॉइसरॉय के रूप में हमको दिखाई पड़ेगा कौन? लॉर्ड लिटन। इसी के समय में देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 पारित किया गया, और लाइसेंस आर्म्स एक्ट 1878 भी इसी के समय में पारित किया गया। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी इसी के समय में होगा, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी इसी के समय में होगा। और इसके पश्चात अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच में 1893 में डूरंड रेखा को क्रिएट किया जाएगा। 1893 में पहला दिल्ली दरबार जो है वो इसी के समय में आयोजित किया जाएगा 76-77 में। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 इसी के समय में पारित किया गया, और क्वीन विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की टाइटल दिया गया, कैसर ए हिंद का टाइटल दिया गया, कैसर ए हिंद का टाइटल दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात देशी भाषा से अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट हो गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो छोम प्रकाश है, इन सबको इसके तहत लाया गया था। इसके पश्चात रिपन आया, सबसे लोकप्रिय शासक जो रहा लॉर्ड रिपन रहा। पहला फैक्ट्री कमीशन इसी के समय में हमको दिखाई पड़ेगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 इसके समय में पास किया गया, आ चुका है आपके पीसीएस में। इसी ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस ले लिया। इसी के समय में एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी। इसी के समय में पंजाब यूनिवर्सिटी भी बनी थी। लोकल स्थानीय स्वशासन का पिता कहलाता है ये, स्थानीय स्वशासन का पिता कहलाता है बलवंत राय मेहता। आजाद भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता बने, लेकिन इस समय क्या है, स्थानीय स्वशासन का पिता कौन होगा? लॉर्ड रिपन। इसी के समय में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा कमीशन की स्थापना की गई, शिक्षा आयोग की 1882 में। यह बेसिकली चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है उसका समीक्षा करने के लिए आया था। सर्वप्रथम इसी के समय में कंप्लीट सेंसस स्टार्ट किया गया 1881। नियमित जनगणना इसी के समय से होना स्टार्ट होती है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इनको बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के पिता का भी इनको खिताब दिया जाता है, तो प्लीज याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन, इनकी एक किताब है द ड्यूटी ऑफ एज। क्या है? द ड्यूटी ऑफ एज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको खिताब दिया है भारत का उद्धारक, भारत का उद्धारक। इन्हीं के समय में अकाल कोड की भी स्थापना की गई थी 1883। रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन बना था लिटन के समय में, कैम्बल बना था तुम्हारे लॉरेंस के समय में, और कमीशन किसके समय में बन रहा है? रिपन के समय में। इसके बाद लॉर्ड डफरिन, डफरिन के समय में कांग्रेस का निर्माण होगा 1885 में। बंगाल और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किए जाएंगे इसके समय में। बंगाल और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित करके काश्तकारों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। इसी ने ही कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट का दर्जा दिया था 1888 के इलाहाबाद सेशन में। थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर इसी के समय में हुआ, और बर्मा को पूरी तरीके से भारत का, ब्रिटिश भारत का पार्ट बना लिया गया इसी के समय में। लॉर्ड लैंसडाउन, इसके समय में 1891 का एक अधिनियम आएगा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसी को ही मालाबारी एक्ट भी बोला जाता है। 12 साल से कम आयु की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। दूसरा फैक्ट्री एक्ट आएगा 1891 इसी के समय में। इसी के समय में डूरंड रेखा खींची जाएगी तालिबान और पाकिस्तान के बीच में। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी इसी के समय में आएगा। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं 1893 वाले एक्ट को लेकर के। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। इसके बाद आता है एल्गिन। एल्गिन सेकंड है, याद रखिएगा। एल्गिन फर्स्ट पंजाब में मरा था, यह एल्गिन सेकंड है। इसके समय में फिर से अकाल बढ़ेगा,
फिर से अकाल पड़ेगा और अकाल के पश्चात ये लॉयल कमीशन की स्थापना करेगा, लॉयल कमीशन की स्थापना करेगा। याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही वेल्लूर मठ की स्थापना 1897 में की जाएगी, एल्गिन फर्स्ट के समय में ही। इसी के समय में बंबई में प्लेग फैलेगा और चापेकर ब्रदर्स जो हैं वो बकायदा जो पूना के प्लेग कमिश्नर थे उनकी हत्या कर देंगे, ठीक है, चापेकर बंधुओं के द्वारा, ठीक है, 97 में। लॉर्ड कर्जन, इसके समय में सेकंड दिल्ली दरबार आयोजित किया जाएगा। 3 दिल्ली दरबार हैं, पहला लिटन के समय में, दूसरा कर्जन के समय में और तीसरा जो है वो बनेगा जब दिल्ली कैपिटल बनेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन, एंड्रू फ्रेजर। फ्रेजर कमीशन किससे संबंधित है? ये पुलिस कमीशन है, याद रखिएगा, ये पुलिस कमीशन है। रैले कमीशन किससे संबंधित है? रैले कमीशन विश्वविद्यालय से संबंधित है। रैले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम को पास करके अंग्रेजों का नियंत्रण वहां पे बढ़ा दिया जाएगा। इसी के समय में फिर से अकाल पड़ेगा और मैकडोनाल्ड कमीशन की स्थापना की जाएगी, मैकडोनाल्ड कमीशन की स्थापना की जाएगी। इसी के समय में नया एक डिपार्टमेंट खोला जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का निर्माण किया जाएगा, विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया जाएगा, बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना इसी के समय में एनी बेसेंट के द्वारा की जाएगी। 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजेगा और जो आर्मी कमांडर आया था किचनर, लॉर्ड किचनर, उसके साथ इसका विवाद हो जाएगा और ये त्यागपत्र दे देगा, और ये त्यागपत्र दे देगा। पॉइंट को पकड़िएगा क्योंकि इनमें से अधिकतर पॉइंट जो हैं आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये चीज याद रखिएगा। बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू गर्ल्स स्कूल की बात कर रहा हूं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज आपको मालूम है 1898 वही जाकर के आगे बनेगा क्या? दैट इज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वो भी एनी बेसेंट के द्वारा ही क्रिएट किया गया था। इसके पश्चात लॉर्ड मिंटो फर्स्ट हमको दिखाई पड़ेगा। मुस्लिम लीग की स्थापना इसके समय में होगी। आगा खान 1906, सलीमुल्लाह खान। इसी के समय में इंडियन प्रेस एक्ट आएगा 1908 का भी, 1910 का भी। इसी के समय में सूरत अधिवेशन भी होगा, सूरत स्प्लिट भी इसी के समय में होगा। इसी के समय में 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट भी आएगा, मार्ले मिंटो एक्ट भी आएगा। इसी के समय में 1909 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होगा, जहां महामदा मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष के रूप में हमको दिखाई पड़ेंगे। 1907 में इसी के समय में टिस्को की भी स्थापना होगी। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड फर्स्ट वो था जिसके समय में प्रथम पंजाब वॉर हो रहा था। याद रखिएगा, वो प्रथम पंजाब वॉर हो रहा था। नरबली की प्रथा को उसी ने खत्म किया था। आओ देख ले भैया, नहीं तो तुम भूल जाओगे। ये तुमको दिखाई देते हैं भैया, कहां गया? नरबली का दमन किसने किया था? हेनरी हार्डिंग ने। यह हार्डिंग फर्स्ट है, याद रखिएगा इस चीज को, भूलिएगा नहीं। यह आया हार्डिंग सेकेंड। हार्डिंग तीसरा दिल्ली दरबार इसके समय में हुआ। गांधी जी इसी के समय में साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत में लैंड किए। इसी के समय में दिल्ली एज अ कैपिटल बनी। रास बिहारी बोस, आपको पता है दिल्ली षड्यंत्र केस होगा, चांदनी चौक के पास इसी के ऊपर बॉम्ब फेंका जाएगा लेकिन बच जाएगा। पार्टीशन जो है बंगाल का, उसको खत्म कर दिया गया था इसी के समय में। लेकिन कौन सी कमेटी की सिफारिश थी? अरुंडेल कमेटी की सिफारिश थी। अरुंडेल कमेटी की 2 लोगों के ऊपर सिफारिश आई है, एक तो बंगाल विभाजन के ऊपर आई है, दूसरा 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम को लेकर के आई है अरुंडेल कमेटी की सिफारिशें। इसी के समय में मैकमोहन रेखा खींची गई थी भारत चीन के बीच में। इसी के समय में गदर रिवोल्ट भी हमको दिखाई पड़ेगा, इसी के ऊपर बॉम्ब अटैक भी किया गया था। उसी के समय में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया जाएगा। फिरोज शाह मेहता इसी के समय में बंबई क्रॉनिकल लिखेंगे। इन्हीं के समय में गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप अखबार के भी रिलीज करेंगे। तो याद रखिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसके समय में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की जाएगी। लखनऊ पैक्ट हिंदू मुस्लिम
कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होगा, उदारवादी उग्रवादियों के बीच में समझौता होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आएंगे 1919 में, लागू कब से होंगे 1921 से, किसके द्वारा अगस्त डिक्लेरेशन होगा 1917, इसके आधार पर ये रिपोर्ट रिफॉर्म्स आएंगे। सैडलर कमीशन आएगा ऑन एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर सैडलर कमीशन इसके समय में आएगा। राउलेट एक्ट आएगा 1919 का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया जाएगा। यही जो एसबीआई है ये 1955 में इसका नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण कर देंगे। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई। हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई। 21 में स्थापित किया जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, बाद में एसबीआई नाम हम देंगे 55 में, ठीक है। इसी के समय में लॉर्ड रीडिंग बैठेगा 1921 से 26 तक। मोपला विद्रोह इसके समय में होगा, कहां पे, केरला वाला, हिंदू मुस्लिम्स को लेकर के। इसी के समय में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो प्रॉपरली हमको दिखाई पड़ेगा, मतलब वापस लिया जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि इसी के समय में चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाएगा। और महात्मा गांधी बारदोली से 12 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसी के समय में विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे 1921 में। किसके समय में, लॉर्ड रीडिंग के समय में। और लोक सेवा आयोग की इसी के समय में स्थापना होगी। ली कमीशन की रिपोर्ट लगी हुई है। मोपला विद्रोह भी इसी के समय में हमको दिखाई देगा। तो लॉर्ड रीडिंग, स्वराज पार्टी की स्थापना होगी 1923 वाली इलाहाबाद में, तो वो भी हमें दिखाई पड़ेगी। लॉर्ड इरविन 26 से लेके 31 तक दिखाई पड़ेगा। साइमन कमीशन, भारत आएगा 1928 में, 27 में स्थापना हो जाएगी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में हमको दिखाई पड़ेगी। लाला लाजपत राय की डेथ हो जाएगी साइमन कमीशन के कारण। 14 कमीशन रिपोर्ट जो है नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना जो है अपना 14 सूत्री फॉर्मूला देगा 1929 में, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी समय लाहौर अधिवेशन होगा जहां पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया जाएगा और रावी नदी के किनारे झंडारोहण किया जाएगा। इसी के समय में साल्ट मार्च होगा, जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक। इसी के समय में धरासना सत्याग्रह भी होगा, जिसकी फोटो वेब मिलर के द्वारा खींची जाएगी। अपने आप में सत्याग्रहियों का बहुत बड़ा मार्च होगा धरासना सत्याग्रह, जिसको लीड कर रही होंगी सरोजनी नायडू जी। इसी के समय में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। इसी के समय में मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अपना इलाहाबाद एड्रेस देंगे और एक प्रकार से शुरुआती चिन्ह देख सकते हैं द्विराष्ट्र थ्योरी के रूप में, बल्कि वो ढीले ढाले संघ की बात कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों को लेकर के। तो 31 हो गया। इन्हीं के समय में चिटगांग आर्मरी केस होगा। मास्टर सूर्यसेन दा जो हैं बकायदा हमको दिखाई पड़ेंगे। गांधी इरविन पैक्ट इन्हीं के समय में होगा 5 मार्च 1931 को, और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। लॉर्ड विलिंगडन इन्हीं के समय में पूना पैक्ट होगा, महात्मा गांधी अंबेडकर, लेकिन साइन कौन करेगा, महामदा मदन मोहन मालवीय जी और डॉक्टर अंबेडकर जी बाकायदा इसमें सिग्नेचर करेंगे। सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी के समय में होगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कौन करेंगे, महात्मा गांधी जी, जो एसएस राजपूताना जहाज से बाकायदा वहां जाएंगे। इन्हीं के समय में 34 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होगी। जॉर्ज पंचम, जिसको लेकर के लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में आयोजन किया गया था, राज्याभिषेक किया गया था, अब उनकी मृत्यु हो जाएगी और नया राज्यारोहण किसका होगा, एडवर्ड आठवें का राज्यारोहण होगा। लिनलिथ को इसी के समय में तीनों इलेक्शंस हमको दिखाई पड़ेंगे। इस इलेक्शंस में 5 जगहों पर तो फुल मेजॉरिटी होगी, 7 में बाकायदा गठबंधन होगा और ओवरऑल 9
जो प्रोविंस होंगे वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट हमको दिखाई पड़ेगी। भारत को वर्ल्ड वॉर में यह खींचने का प्रयास करेगा। लाहौर रेजोल्यूशन होगा जो कि पाकिस्तान प्रपोजल के नाम से भी हम जानते हैं। इसी के समय में अगस्त ऑफर भी आएगा, अगस्त ऑफर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह भी इसी के समय में होगा। विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बनेंगे, नेहरू जी दूसरे बनेंगे। क्रिप्स मिशन भी इसी के समय में आएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी के समय में होगा। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस वाली, वो भी हम इन्हीं के समय में देखेंगे बेसिकली। बंगाल का अब तक का सबसे बड़ा अकाल हमको दिखाई पड़ेगा 1943 का, इसी के समय में। फिर आता है लॉर्ड वेवेल, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला इसी के समय में होगा। ऑफिशियली भारत की तरफ से अगर हम देखें तो यही है जो कि पाकिस्तान प्रपोजल को एक प्रकार से मान्यता देगा, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। इसी के समय में शिमला कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन मुस्लिम लीग की हठ धर्मिता के कारण ये कॉन्फ्रेंस क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसी के समय में कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में। इसी के द्वारा तुम्हारी संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इसी के द्वारा एक प्रकार से आजादी को भी हम देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। इसी के परिणाम स्वरूप डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाएगा 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। और इसी के समय में अंतरिम गवर्नमेंट भी स्थापना की जाएगी 2 सितंबर 1946 को। 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की जाएगी। 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की जाएगी। 2 सितंबर 1946 को क्रिएशन किया जाएगा। लगभग मिड अक्टूबर में आकर के मुस्लिम लीग के 5 मेंबर्स जो हैं इसको ज्वाइन करेंगे। इसी के समय में रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी भी हमको देखने के लिए मिलेगी। इसके पश्चात अगर हम देखें तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन हमको दिखाई पड़ेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन हमको दिखाई पड़ेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही आपको फिर आजादी मिल जाएगी। 3 जून की घोषणा हो जाएगी और बोल दिया जाएगा कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। 1947 वाला फिर वो बिल पास किया जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 18 जुलाई को उसको पारित किया जाएगा। 14 अगस्त 15 अगस्त को फिर पाकिस्तान और इसका क्रिएशन हो जाएगा। उसके पश्चात अगर हम देखें तो फिर हमको दिखाई पड़ेंगे राजगोपालाचारी जी, जो कि हमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में दिखाई पड़ेंगे, जो कि हमको बेसिकली भारत के खासकर कहां के अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में हमको दिखाई पड़ेंगे। और इन्हीं के समय में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया जाएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाएगा और गवर्नर जनरल को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रपति पद हमको दिखाई पड़ जाएगा। और जो राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो हमको एज अ नए प्रेसिडेंट के रूप में हमको दिखाई पड़ जाएंगे। तो फिलहाल ठीक है डियर ऑल, आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके पश्चात अब हम लोग नेशनल कांग्रेस को फिर देखने का प्रयास करेंगे। तो लगातार आपके साथ ये सेशंस आते रहेंगे, आप जुड़े रहिए, आप इसी तरीके से अपने प्यार को बनाए रखिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।